नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। सऊदी अरेबिया के मक्का से एक ऐसी खबर आई है जो सिर्फ मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को नहीं बल्कि भारत, ईरान, इजराइल और अमेरिका के रणनीतिक गणित को भी प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए अहम क्यों है? क्या मक्का समझौते के बाद मिडिल ईस्ट में भारत की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी? क्या पाकिस्तान को अमेरिका ईरान समझौते के बाद मक्का समझौते से एक बड़ा डिप्लोमेटिक माइलेज मिल गया है? पाकिस्तान ने समझौतों को कैसे हथियार बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है, ये भी आपको दिखाएंगे। हमारी इस एनालिसिस को आप पूरा देखेंगे तो समझ आएगा कि भारत इसको कैसे हैंडल करेगा। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने साइन किया है। इस एग्रीमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, अटैक ऑन वन विल बी ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन ऑल। यानी तीनों में से किसी एक देश पर भी हमला होता है तो इसे बाकी दोनों देशों पर भी हमला माना जाएगा। तो सवाल ये बनता है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की और भारत ने घुसकर उसे मार दिया तो क्या तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देने के लिए भारत के खिलाफ जंग में उतर आएंगे? यही भारत के लिए मक्का समझौते को लेकर एक बड़ा एंगल है जिसे समझने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की इस चाल के मायने क्या हैं ये भी आपको समझाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में खबर चल रही है कि मक्का समझौता मिडिल ईस्ट का इस्लामिक नेटो बनने जा रहा है। हो सकता है तीनों देश मिलकर कोई सुन्नी एक्सिस बना रहे हों, क्योंकि तीनों देशों में सुन्नी मेजॉरिटी है। क्या ईरान के लगातार हमलों के बाद सऊदी को अमेरिका की ताकत पर अब भरोसा नहीं रहा है? ये भी सवाल उठ रहा है। और ईरान क्या इस समझौते को मानेगा? पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ ईरान की डील कराने में न जाने कब से लगा है। अगर ईरान ने आज या कल में सऊदी के अमेरिकी बेसिस पर हमले किए या उसके तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब और हॉर्मूज में उड़ा दिया तो क्या पाकिस्तान ईरान को आंख भी दिखा पाएगा? हमला करना तो दूर की बात है। अगर इजराइल ने कभी तुर्की पर अटैक कर दिया तो क्या सऊदी और पाकिस्तान मिलकर इजराइल पर हमला कर पाएंगे? ये वो कई सारे सवाल हैं जो मक्का समझौते के बाद पूछे जा रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस पर काफ़ी बहस भी चल रही है। मैं आपको बड़ी आसानी से दोनों तरफ का पहलू समझाता हूँ। सबसे पहले एग्रीमेंट है क्या? मक्का में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट का मकसद है कलेक्टिव डिटरेंस, डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना। सऊदी अरेबिया के पास क्या है? तेल से आने वाला अपार पैसा है, इसकी स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है और गल्फ़ के देशों में उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। तुर्की के पास क्या है? नाटो का सदस्य है, ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। आपने देखा होगा इस्तांबुल में जब नाटो देशों की मीटिंग हुई थी तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कैसे तुर्की को साधने में लगे हुए थे। एक और अहम वजह है तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री। वो काफ़ी ड्रोन बनाकर दूसरे देशों को भेज रहा है, जैसा कि आपने भारत पाकिस्तान जंग में भी देखा होगा। पाकिस्तान तुर्की के भेजे ड्रोन से भारत के 36 शहरों पर हमला करने की फिराक में था। उसका एक भी ड्रोन भारत की सीमा में घुस नहीं पाया। अब इस समझौते के सहारे जब भी पाकिस्तान में कोई हमला होगा उसे भारत के खिलाफ इस समझौते को लेकर वो सऊदी और तुर्की के पास रोते बिलखते पहुंच जाएगा। देखिए, समझौता साइन हुए अभी 24 घंटे ही हुए हैं और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अभी से कैसे मक्का समझौते को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ये आपको दिखाते हैं। अब भी है, हम जो है एक बहुत बड़ा मैनेज जो है दहशतगर्दी की शक्ल में फेस कर रहे हैं। जो इंडिया का बैक्ड अफगानी जो है दहशतगर्दी हमारी सरजमीन पे कर रहे हैं, टीटीपी के हवाले से या बीएलए के हवाले से या और कोई फ्रेंचाइज जो है वहाँ पे अफगानिस्तान में परवरिश पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है मक्का समझौता करके पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब तीनों अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ्स को एक फ्रेमवर्क में ला रहे हैं, अपनी सुरक्षा को एक दूसरे के सहारे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉयटर्स, एपी, फाइनेंशियल टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टिंग इसी पॉइंट को हाईलाइट करती है। लेकिन एग्जैक्टली किस सिचुएशन में कौन कितनी मिलिट्री फोर्स भेजेगा ये अभी तक साफ नहीं है। इसलिए इसे फ़िलहाल इस्लामिक नेटो कहना पॉलिटिकली सही है, लेकिन लीगली और मिलिट्री प्रीमेच्योर है। तो सवाल यह है कि ये एग्रीमेंट अब क्यों हुआ है, अभी ही क्यों हुआ है? यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समझौते को समझने के लिए 3 डेवलपमेंट्स को एक साथ देखना होगा। सबसे पहला है ईरान।
ईरान ने अपने तेवर से और अपने हमलों से ये तो ज़रूर बता दिया है कि पूरी दुनिया को कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी खाड़ी देशों में से किसी ने भी उस पर हमला किया तो वो सभी खाड़ी देशों को निशाना बना सकता है, सब पर मिसाइल दाग सकता है। अब अमेरिकी अड्डों को उड़ा सकता है तो गल्फ़ कंट्रीज़ क्या चीज़ हैं ईरान के लिए। और ईरान ने ही सभी गल्फ़ कंट्रीज़ को ये भी एहसास करा दिया है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक लिमिटेड नहीं है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग रूट्स और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स सब उसके निशाने पर हैं। सऊदी अरबिया के लिए तो ये बड़ी आर्थिक चोट है, बैठे बिठाए। अब दूसरी वजह मक्का समझौते की जो समझ आ रही है वो है इजराइल। इजराइल की मिलिट्री रीच ने भी गल्फ़ कंट्रीज़ को अनकंफर्टेबल किया है। पिछले साल सितंबर में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में ही स्ट्राइक की थी, क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि दोहा में हमास लीडर्स की एक मीटिंग चल रही है और इसी के बाद खाड़ी देशों को लगता है कि वो कभी भी इजराइल के निशाने पर आ सकते हैं। और अब आते हैं तीसरी वजह पर, और वो है अमेरिका और यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक फैक्टर यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला। यानी सुरक्षा के नाम पर कई खाड़ी देशों ने अपने अपने यहाँ अमेरिकी बेसिस बनाए हुए हैं। सऊदी अरबिया कई दशकों से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना पर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन मिडिल ईस्ट वॉर ने एक सवाल तो ये ज़रूर पैदा कर दिया है कि सब गल्फ़ देशों के मन में कि क्या वो पूरी तरह से अपनी हिफाजत अमेरिका के भरोसे कर सकते हैं। इसलिए मक्का समझौता करके सऊदी अरब अपने लिए अमेरिका के अलावा और एक ऐसे पार्टनर को साथ रखना चाहता है जो उसकी सुरक्षा की गारंटी ले। हालांकि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया ने ऐसा ही रक्षा समझौता पिछले साल किया था। दरअसल पाकिस्तान कई सालों से सऊदी सेना को ट्रेनिंग देता रहा है। अपने 8,000 सैनिकों को पाकिस्तान ने सऊदी में रखा हुआ है और कहा जाता है कि पाकिस्तान के फाइटर प्लेन और एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी में तैनात हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की एयर डिफेंस और ड्रोन पावर दोनों की हवा निकल गई थी। जो पाकिस्तान अपने एयर बेसिस को बचा नहीं पाया भारत के हमलों से, अब वो सऊदी को क्या एयर प्रोटेक्शन दे पाएगा, ये सोचने वाली बात है। इसलिए ईरान ने मक्का एग्रीमेंट को पेपर एग्रीमेंट बताया है, यानी कागजी समझौता जो सिर्फ कागज़ पर ही रह सकता है। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है किसी पर। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रज़ाई ने एक्स पर लिखा है कि सऊदी को ये बात समझनी चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी समझौता उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाएगा। अपनी नीतियों को बदलो ताकि दूसरों से सुरक्षा की भीख न मांगनी पड़े, ये उन्होंने लिखा है। तो पाकिस्तान तो सऊदी और तुर्कियों को क्या दे पाएगा, वो तो सऊदी और तुर्की दोनों के आगे हाथ फैलाए खड़ा रहता है। उनके पीएम शहबाज शरीफ हर कुछ महीने में सऊदी से पैसे मांगने निकल पड़ते हैं। अब जो अरबों रुपए सऊदी से मिले हुए हैं वो लौटा नहीं पा रहे हैं, तो सऊदी की सिक्योरिटी के लिए अपने गार्ड्स वहाँ तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तानी आर्मी सऊदी अरेबिया में जाकर पहरेदारी कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी गार्ड क्या ईरान के हमले से सऊदी को बचा पाएंगे? क्या वो एक भी मिसाइल या तुर्की से उधार लिया ड्रोन ईरान के ऊपर चला पाएंगे? कभी नहीं। उनके फील्ड मार्शल की इतनी औकात ही नहीं है कि ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देख पाएं। तो ये समझौता किस काम का है? इसीलिए ईरान इसे कागजी समझौता कह रहा है। इस डील में कोई दम नहीं है, ये बेहद ही ढीली डील है। अब इजराइल क्या सोच रहा है? इजराइल के लिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। इजरायली मीडिया कवरेज से एक क्लियर स्ट्रेटेजिक कंसर्न दिखता है। तुर्की का इस अरेंजमेंट में फॉर्मल एंट्री। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के डिफेंस लिंक्स पुराने हैं, लेकिन तुर्की का इसमें शामिल होना इजराइल के लिए एक चिंता का सबब ज़रूर है। तुर्की के पास नाटो एक्सपीरियंस, मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं और दोनों के बीच पहले से ही तनाव चला आ रहा है। अब आते हैं भारत पर। भारत के लिए डेवलपमेंट क्या मायने रखता है, ये समझते हैं। भारत सरकार ने मक्का समझौते पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि भारत इस डेवलपमेंट को क्लोजली फॉलो कर रहा है, क्योंकि इंडिया के सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध हैं। इसलिए आज पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप के पैरेलल में इसे नहीं देखा जा सकता। इंडिया और सऊदी के बीच एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, काउंटर टेररिज्म जैसे कई मुद्दों पर समझौते हैं और लाखों भारतीय गल्फ़ में काम भी करते हैं। सऊदी के लिए भारत उसका सबसे अहम बिजनेस पार्टनर भी है। इसलिए भारत का रिस्पांस पैनिक नहीं, स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग और डाइवर्सिफिकेशन है। भारत को क्या करना चाहिए? मेरी एनालिसिस में इंडिया को 3 फ्रंट्स पर काम करना चाहिए। पहला,
सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मक्का समझौता इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान का कोई भी पैतरा यहाँ नहीं चलना चाहिए। दूसरा, भारत सऊदी अरेबिया के अलावा यूएई, ओमान, कतर और दूसरे गल्फ पार्टनर्स के साथ स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट बनाए रखना होगा भारत को। भारत इस पर काम तो कर ही रहा है और ये समझौता भारत के खिलाफ काम नहीं करेगा। इसका तीसरा अहम कारण है हमारे ईरान के साथ आर्थिक संबंध। चाबार पोर्ट हो, सेंट्रल एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी हो, तेल और गैस इंपोर्ट हो, अफ़गानिस्तान हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़, इन सब के लिए ईरान भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भारत ने सऊदी और ईरान दोनों के साथ एक रणनीतिक बैलेंस बनाकर रखा है। सऊदी अरेबिया से भी रिलेशन और ईरान से भी डायलॉग मेंटेन करना होगा भारत को। असल में तीनों देश एक सुन्नी एक्सिस बनाकर मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू सुन्नी एक्सिस पर पहले से ही खतरे की बात करते रहे हैं। सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान 3 सुन्नी मेजॉरिटी वाले देश हैं। तीनों को लगता है कि हमले के वक्त किसी की ओर तो देखना ही होगा, किससे पहले मदद मांगना है ये अभी से तय कर लेते हैं। हालांकि इस समझौते में इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर पर कोई बात नहीं हुई है। ऑटोमेटिक वॉर मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए ये इस समझौते में साफ नहीं है और तीनों कंट्रीज़ के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी एक जैसे नहीं है। इसलिए समझौता पेपर पे एक ऐसी डील है जो पॉलिटिकल सिग्नल देने के लिए की गई है बस। तो मक्का समझौता खुद कोई नाटो जैसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे मुस्लिम नाटो का रंग देना शुरू कर दिया है। अब मैसेज ये है कि मिडिल ईस्ट के रीजनल पावर्स अब सिर्फ ट्रंप के भरोसे या अमेरिका का भरोसे नहीं रह सकते। सऊदी अरेबिया अपने ऑप्शंस तलाश कर रहा है। जब से ईरान के हमले हुए हैं तब से तुर्की अपने आप को एक रीजनल पावर के रूप में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना चाहता है और पाकिस्तान अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी को गल्फ से मिडिल ईस्ट तक एक्सपैंड करने की कोशिश में लगा है। अब जो पाकिस्तान अपने घर में ही हर तरफ घिरा हो, जिसके अपने इकोनॉमिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हो, जिसकी सेना को कभी बलूच आर्मी तो कभी तहरीके तालिबान, कभी अफ़गान आर्मी पकड़ पकड़ कर मार रही हो, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सैनिक जान की भीख मांग रहे हो, पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में गदर मचा हुआ हो, पाकिस्तानी सेना के ख़िलाफ़ इस इलाके में जहां बगावत खड़ी हो चुकी हो, तो ऐसा पाकिस्तान अपना घर नहीं बचा पा रहा है, वो तुर्की और सऊदी की क्या मदद करेगा। समझौता करना ही काफ़ी नहीं होता, उसे निभाने की औकात भी होनी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।